कॉन्सेप्ट अबाउट द न्यूमेरिकल सॉल्विंग फॉर कैलोरीमेट्री। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे दो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में और दूसरा पूछा जाता है लेटेंट हीट के रिलेशन में। तो देखिए कैलोरीमेट्री में जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट सप्लाइड इन ए बॉडी अपॉन मास इनटू राइज इन टेम्परेचर। यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत क्लियर है आपको, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको हम C से भी इंडिकेट करते हैं। तो वी कैन राइट C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज राइज इन टेम्परेचर, M mass of the body and Q is heat supplied and C is specific heat capacity। दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। इसका दूसरा नाम होता है थर्मल कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी को अगर लिखें तो हम लिखते हैं हीट सप्लाइड अपॉन राइज इन टेम्परेचर, लेकिन मास यहां पर नहीं होगा। तो मास यहां पे नहीं होगा तो हमारे सामने फॉर्मूला ये आ जाता है बनके C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। तो सबसे पहले तो आपको दो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी और C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, दूसरा हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी और थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी का। अगर आप इन दोनों का रिलेशन देखें तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे इक्वेशंस को, यानी कि C अपॉन C डैश, तो ये दोनों इक्वेशंस भी डिवाइड हो जाएंगी। तो इससे एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा जो होता है रिलेशनशिप ऑफ हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उस फॉर्मूले को आप यहां पे लिख लें तो वो फॉर्मूला बनेगा हीट कैपेसिटी C डैश, हीट कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, यानी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारे सामने तीन तो ये फॉर्मूले तैयार हो गए जिनका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। यूनिट आपको इसकी बहुत ध्यान से पढ़नी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट होगी जूल पर किलोग्राम पर डिग्री C और डिग्री केल्विन, केल्विन भी हो सकता है या डिग्री C भी हो सकता है। यहां पर होगा जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री C। इन तीनों फॉर्मूलों के साथ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो होता है मिक्सचर मेथड। मिक्सचर मेथड का आमतौर से लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, पर फॉर्मूला याद करने से बेटर है आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। यहां पे मैं आपको फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। उस न्यूमेरिकल की बेसिस पे आपको लॉजिक क्लियर कर दूंगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। तो अगले स्टेप पे अब हम लोग एक टाइप प्रॉब्लम लेके उस न्यूमेरिकल को समझेंगे। बहुत सिंपल वैल्यूज मैं न्यूमेरिकल की लूंगा ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए और हम उसको शुरू कर देते हैं। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है होता है राइज या फॉल इन टेम्परेचर से। तो अगर हम कॉमन सेंस लगा के सोचें और देखें तो अगर हम किसी बॉडी को हीट देंगे तो उसमें राइज इन टेम्परेचर होगा, और अगर उसमें से हीट निकालेंगे यानी उसमें से हीट लॉस हो रहा है बॉडी में से तो उसमें फॉल इन टेम्परेचर होगा। इन दो पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट वे में ध्यान रखना है। तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे सामने बन के आ जाता है हीट गेन बाय द बॉडी। तो हीट गेन का फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ द बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी C इंटू राइज इन टेम्परेचर। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहां पे राइज इन टेम्परेचर इन रिलेशन टू हीट गेन, और दूसरा हमारे सामने बन के आ जाएगा हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इंटू फॉल इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। आप इन दोनों लॉजिक्स का यूज करेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हमेशा इस फॉर्म में इक्वेशंस को लिखेंगे, और इक्वेशंस लिखने का मैं एक तरीका सिखा रहा हूं आपको। उस तरह से इक्वेशंस और गिवन वैल्यूज को लिखते हैं और उससे न्यूमेरिकल मिक्सचर मेथड के लॉजिक को लगा के सॉल्व हो जाता है। तो हमारे सामने दो बॉडीज हैं
एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे है और एक बॉडी लोअर टेम्परेचर पे है, दो बॉडीज है हमारे सामने। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम ले रहे हैं एक हॉट बॉडी, तो हमने यहां पे लिख दिया हॉट बॉडी। जैसे कि कोई एक सॉलिड हो सकता है, मान लीजिए एक सॉलिड है, उस सॉलिड का मास है 5 kg और वो सॉलिड जो है उसका टेम्परेचर है, मान लिया टेम्परेचर है T1, हमें T ले लें या थीटा ले लें, हमने T1 ले लिया, तो उसका टेम्परेचर T1 है 40 डिग्री सी। अब हमें टेम्परेचर पता है और मास पता है, हमें ये दो चीजें पता है यहां पर। तो इसको, इस सॉलिड को लेके हमने किसी एक लिक्विड में डाल दिया, हमने एक लिक्विड में डाला, उस लिक्विड का जो मास था वो था 4 kg, उस लिक्विड का मास 4 kg था और उसकी टेम्परेचर उस समय पे जब उस लिक्विड में डाला था बॉडी को, हॉट बॉडी को डाला था, तो वो लिक्विड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे हम सी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर क्वेश्चन में दी हुई है से 10 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी, और हॉट बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको निकालने को बोला गया है, तो आपने यहां पे C1 लिख लिया, इसको C2 कर दिया, ये आपको निकालने को बोला गया है। तो जब इस सॉलिड को लिक्विड में डाला जाता है तो एक मिक्सचर बनके तैयार होगा। मिक्सचर मींस एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वो सॉलिड पड़ा हुआ है। तो अब इन दोनों के मिलाने से मिक्सचर बन जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है मिक्सचर, उस मिक्सचर का टेम्परेचर अटेन हो रहा है T इज इक्वल, हमने मान लिया ये T है क्योंकि ये T1 लिया था, ये T2 लिया था, तो इसका मिक्सचर का टेम्परेचर हमने मान लिया ये आ रहा है 30 डिग्री सी। ये सारी सिचुएशन दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है हॉट बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालिए। सोच के देखिएगा, तीन इंफॉर्मेशन यहां पर होती हैं, तीन इंफॉर्मेशन यहां होती हैं और एक इंफॉर्मेशन ये होती है, इन्हीं में हम घूमते रहते हैं और न्यूमेरिकल को निकालते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात अब क्या समझनी है, जब हॉट बॉडी और लिक्विड को मिलाया गया तो हीट लॉस होगा हॉट बॉडी में, हीट गेन होगा कोल्ड बॉडी में, और जो मिक्सचर बन के आएगा उसका टेम्परेचर हॉट बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। जहां पे हीट का लॉस होगा यानी कि हॉट बॉडी में, वहां फॉल इन टेम्परेचर होगा, जहां हीट का गेन होगा वहां राइज इन टेम्परेचर होगा। तो आपको अब इसके लिए सिर्फ दो इक्वेशंस लिखनी है, जो अभी मैंने आपके सामने एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखी थी। उसके लिखने के लिए आपको दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है। पहला सेंटेंस हमेशा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो देखिए आपको यह लिखना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, ये भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमेशा क्या होगा, टोटल हीट लॉस फ्रॉम द हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू टोटल हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी होगा। तो आप अगला स्टेप लिखेंगे हीट लॉस फ्रॉम हॉट बॉडी। अब ये भी देखिए क्लियरली मेंशन करिए कि हीट लॉस किससे हो रहा है, तो हीट लॉस हो रहा है हॉट बॉडी से, एंड दिस विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी होगा। ये दो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखिए, अगर नहीं लिखेंगे तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे और आपको मार्क्स भी कट सकते हैं। तो और ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने लॉजिक्स को बिल्कुल क्लियरली समझें और एक एक स्टेप को ध्यान से देखें। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। देखिए उसी एग्जाम्पल को हमने फिर से लिया है, बस अब की बार उसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू रख दी और मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे कहा जाए मिक्सचर का टेम्परेचर निकालिए, तो यही क्वेश्चन था कि हॉट बॉडी का मास दिया है, टेम्परेचर दिया है 40 और स्पेसिफिक हीट अब की बार 16 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी ले ली है, और लिक्विड का मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है, हीट कैपेसिटी दी हुई है। अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर बनेगा ना, और मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा हॉट बॉडी से कम होगा, कोल्ड बॉडी से ज्यादा होगा। तो देखिए इक्वेशन लिखने का वही तरीका होगा, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वो जो लिखना बहुत जरूरी है, कैलोरीमेट्री लिखेंगे इज हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अगर आप हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन लिखेंगे एक नंबर तो पक्का हो गया। अब आप इक्वेशन लिखिए, तो m1 इंटू C1 इंटू, देखिए यहां पे फॉल इन टेम्परेचर होगा, तो ये फॉल इन टेम्परेचर होगा T1 माइनस T, इस मिक्सचर का टेम्परेचर T है,
इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी m2 इंटू C2 और यहां पे लिखेंगे T2 T माइनस T2 राइज इन टेम्परेचर। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है जो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आपने मास लिख दिया 5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 16 और यहां पे टेम्परेचर अब दिखेंगे, देखिए 40 माइनस टी, क्योंकि टी निकालना है हमको। यहां पे मास आपने लिख दिया 4 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 10 इंटू यहां पे आपको टी माइनस 20। अब आपको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना होगा। तो देखिए यहां पे आप सिंपली काट सकते हैं, 16 और 4 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 5 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो आपके सामने इक्वेशन आ जाएगी 80 माइनस 4t इज इक्वल टू 2t माइनस 40। आई थिंक आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे आप t निकाल लेंगे। इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व, जस्ट आपको सोचना होगा कि इक्वेशंस को हम किस तरह से लिखें। एक और क्वेश्चन बन सकता है जिसमें हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ थर्मल कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें आपको एक वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की दी होगी, दूसरी थर्मल कैपेसिटी, तो मास निकाल लेंगे। मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है तो हीट कैपेसिटी निकाल लेंगे। एक इससे अलग हायर लेवल का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 3 चीजें दी हो, मतलब एक कैलोरीमीटर या वेसल दिया हुआ हो जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसमें एक हॉट सॉलिड डाला गया है, तो उस हॉट सॉलिड की स्पेसिफिक हीट निकालनी है। आइए एक फाइनल लेवल पे उस तरह का न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये है कि एक कॉपर का बर्तन था, एक कॉपर का वेसल था, उस कॉपर के वेसल में पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था और उसके अंदर एक हॉट सॉलिड को डाल दिया गया। अब पहले कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए, डिस्कशन करिए और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पे आके उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, आप सोच के देखिए, अगर एक वेसल में पानी भरा हुआ है और उसमें हॉट सॉलिड डाल रहे हैं, इसका मतलब सॉलिड का टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे ही वो सॉलिड पानी में जाएगा तो पानी का टेम्परेचर चेंज होगा, पानी का टेम्परेचर चेंज होकर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हॉट सॉलिड में फॉल इन टेम्परेचर होगा, हीट लॉस होगा, और वाटर में हीट गेन होगा, राइज इन टेम्परेचर होगा। अब अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वो पानी एक बर्तन में है, वेसल में है, तो वेसल कॉपर का है, गुड कंडक्टर है, तो कॉपर का भी यानी उस वेसल का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वेसल में भी हीट का गेन होगा। तो यहां पर भी हीट गेन और हीट लॉस होगा। पर सोच लीजिए, न्यूमेरिकल करने के पहले सोचिए, हीट लॉस किस में होगा, हॉट सॉलिड में होगा, हीट गेन किस में होगा, वाटर में होगा, और उस वेसल में होगा जिसमें कि वाटर रखा हुआ है। इस बेसिस पे लेके शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब यहां पे आप देखेंगे हीट गेन और हीट लॉस की बात, तो हमने बोला था हीट लॉस किसमें हो रहा है, हॉट सॉलिड में, तो आप लिखेंगे, इक्वेशन पूरी लिखनी चाहिए, हीट लॉस फ्रॉम हॉट सॉलिड, heat loss from hot solid, and this will be equal to heat gain by the water and heat gain by the vessel। तो आप लिखेंगे heat gain by water plus total heat gain by vessel। कॉपर की वेसल है, तो आप सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिख लेंगे। अब इसके फॉर्मूला बनाएंगे, mc डेल्टा t एक जनरल फॉर्मूला है। तो देखिए, हीट लॉस फ्रॉम द हॉट सॉलिड, फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ द सॉलिड स्पेसिफिक इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, और होगा फॉल इन टेम्परेचर। हमको ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मास ऑफ द सॉलिड 4 kg दिया है, टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड 60 डिग्री दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, यही हमारे को क्वेश्चन में है। कॉपर वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है, कॉपर वेसल का मास 2 kg है, पानी जो भरा गया है उसका मास 6 kg है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर 40 है। तो अगर टेम्परेचर ऑफ द वाटर 40 है तो कॉपर वेसल का भी तो टेम्परेचर 40 ही होगा, वो सेम होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने की। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबको पता है, 40 to 100 जूल पर kg -1 C -1 होती है। कॉपर वेसल की हमने एक एज्यूम कर ली हाइपोथेटिकल 5 जूल पर kg1 C -1। इन इंफॉर्मेशन को लेके यहां पे लिख देना इक्वेशन की फॉर्म में। तो m1c1 और फॉल इन टेम्परेचर होगा हॉट सॉलिड में, तो फॉल इन टेम्परेचर लिखेंगे T1 माइनस टी, मिक्सचर का टेम्परेचर हमने T माना था, T1 माइनस टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब हीट गेन बाय द वाटर लिखें,
और कैलोरीमीटर तो यहां वाटर का मास m3, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c3, और यहां पे राइजिंग टेम्परेचर होगा T माइनस T2, T माइनस T2, T3 नहीं, क्योंकि हमने दोनों का टेम्परेचर सेम लेना है, T2 प्लस, अब यहां पे लिखेंगे मास ऑफ द कॉपर वेसल m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 और सेम टेम्परेचर T माइनस T2, T माइनस T2। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और वैल्यू रख के C1 निकाल देना है। तो देखिए वैल्यू रख रहे हैं, तो 4 मास ऑफ द हॉट सॉलिड इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, और फॉल इन टेम्परेचर होगा 60 माइनस, मिक्सचर का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 50, तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर 6, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200, और यहां पे टेम्परेचर का चेंज आएगा, राइज इन टेम्परेचर 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 प्लस 2 kg मास ऑफ द वेसल 2 लिख दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 5 लिख दिया, और सेम टेम्परेचर 50 माइनस 40 लिख दिया। ये सारी वैल्यूज आपने इसमें रख दी। इन इक्वेशन को तो आप सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उससे आप C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको देखिए मल्टीप्लाई करके, तो 6 इंटू 4200 इंटू 50 माइनस 40 10 प्लस 5 टू 10 इंटू 50 माइनस 40 10 होल अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 60 माइनस 50 10। बहुत आसानी से आप ये सॉल्व कर लेंगे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट सॉलिड निकाल लेंगे। अगर आपने ये मेरे बताए 3 लॉजिक्स पे ध्यान दिया, मैक्सिमम यही क्वेश्चन हो सकता है या इससे कम लेवल का क्वेश्चन होगा, इनमें से ही कुछ ना कुछ निकालना होगा। किसी सिचुएशन में किसी बॉडी का टेम्परेचर निकालना होगा, किसी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी होगा। आप श्योरली इन न्यूमेरिकल्स को निकाल लेंगे। इस लॉजिक्स को, इन स्टेप्स को ध्यान रखिए, गलती हमसे इन स्टेप्स को सॉल्व करने में होती है, इक्वेशंस को बनाने में होती है। लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल को समझने के लिए 2 तरह के एग्जांपल सफिशिएंट हैं, जिसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं आइस से स्टीम के कन्वर्जन का, और दूसरा एक एग्जांपल लेंगे जिसमें एक वेसल के अंदर पानी भर के उसमें आइस डाला जाएगा और उससे रिलेटेड लेटेंट हीट के क्या रिलेशंस होते हैं उसकी इक्वेशंस को बना के दिखाएंगे। तो पहला एग्जांपल आपसे डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सारे स्टेप्स को क्लियर करेंगे। हर स्टेप में कहां पे स्पेसिफिक हीट इन्वॉल्व है, कहां पर लेटेंट हीट इन्वॉल्व है। तो देखिए हमारे सामने आइस है जिसका मास m है। हमने मान लिया आइस का मास m है और टेम्परेचर आइस का इस समय -20 डिग्री सेल्सियस है। हमने माइनस में टेम्परेचर लिया है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आइस एट -20 डिग्री सी, और हम चाहते हैं ये कन्वर्ट होके स्टीम में आ जाए। तो स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सी। तो मैंने इस कॉर्नर पे लिख लिया स्टीम, और हम इसको बनाएंगे स्टीम एट 100 डिग्री सी। सोच के देखिए क्या करना होगा, इसको हीट देनी पड़ेगी, मीन हीट गेन बाय द आइस होगा। तो पहले लेवल पे स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, हीट गेन बाय द आइस होगा। पहले स्टेप में हीट गेन बाय आइस, तो इसको -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस तक लाएंगे, और ये अभी भी सॉलिड स्टेट में रहेगी लेकिन टेम्परेचर का चेंज होगा। तो ये स्टेप 1 होगा। तो जब ये स्टेप 1 देख रहे हैं तो हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M ले लेंगे मास ऑफ द आइस, और C लेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस होती है C इज इक्वल टू 2100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री C। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। पहला स्टेप हो गया Q1। अब अगर स्टेप 2 की बात करें तो अब देखिए, अब फिर से हीट गेन बाय द आइस होगा, हीट गेन बाय आइस होगा। अब आइस कितने पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, क्योंकि 0 तक तो हम ले आए थे। तो जो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है ये कन्वर्ट होगी आइस वाटर में, तो ये आ जाएगी 2 आइस वाटर, और इसका भी टेम्परेचर 0 होगा लेकिन सॉलिड से लिक्विड स्टेट आ गई। तो हमारे सामने दूसरी सिचुएशन आ जाएगी Q2 इज इक्वल टू ML। M इज द मास ऑफ आइस और L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और जिसकी वैल्यू होती है 336,000 जूल्स।
तो आपको ये दोनों वैल्यू पता थी। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो देखिए पहला स्टेप हुआ -20 से 0 mc डेल्टा टी। दूसरा स्टेप हुआ 0 डिग्री आइस से आइस वाटर ml, Q इज इक्वल टू ml। तो देखिए अगले स्टेप पे ध्यान दें, तो अगला स्टेप होगा स्टेप 3, जिसमें हम लिखेंगे हीट गेन बाय आइस वाटर। हीट गेन बाय आइस वाटर एट 0 डिग्री सी। 0 डिग्री से कहां तक इसको गर्म करेंगे? टू स्टीम वाटर एट 100 डिग्री सी, और सिंपली आप वाटर एट 100 डिग्री सी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे फिर से आप देख रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो ये होगा Q3 इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, और यहां पर मास तो वही चल रहा है, और C की वैल्यू कितनी होगी? 40 to 100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी फॉर द वाटर। तो यार चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 0 से 100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस। और चौथे स्टेप में आप देखेंगे अब ये स्टीम वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे था, ये कन्वर्ट होगा स्टीम में। तो चौथे स्टेप में हीट गेन होगा स्टीम वाटर से, स्टीम वाटर एट 100 डिग्री सी, स्टीम वाटर एट 100 डिग्री सी टू स्टीम एट 100 डिग्री सी। तो यहां फॉर्मूला लगेगा Q4 इज इक्वल टू ml, और L क्या होगा? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी वैल्यू होती है 2268000 जूल पर किलोग्राम। तो इस तरह से 4 स्टेप्स हुए, जिसमें आप आइस -20 डिग्री सेल्सियस से स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक बना देते हैं। इस एक्सप्लेनेशन को अब एक समरी के फॉर्म में आपके सामने फिर से मैं लिख देता हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए आपके सामने जो 4 स्टेप्स आए वो क्या हैं? आइस हमारे सामने है -20 डिग्री सी, और आइस को हमने कन्वर्ट किया आइस में, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपने यहां फॉर्मूला लिखा Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। यहां पर आपने C लिया था 2100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी, और डेल्टा टी कितना लिया आपने? -20 से 0 यानी 20 डिग्री सेल्सियस। पहला स्टेप हो गया था। दूसरे स्टेप में देखें तो यह हुआ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से आइस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपने लिखा Q2 इज इक्वल टू ml, और ये L है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जिसको आप कहते हैं 336000 जूल पर किलोग्राम। दूसरा स्टेप आ गया। उसके बाद आपने आइस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया स्टीम वाटर बनाने के लिए, या सिंपली वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए। तो आपने लिखा Q3 इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, और यहां पे C है वाटर के लिए, जिसमें आपने लिखा 40 to 100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी, और डेल्टा टी कितना लिया आपने यहां पे? 0 से 100 यानी 100 डिग्री सी। और चौथे स्टेप में आपने देखिए वाटर से स्टीम बनाया, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से स्टीम बनाया। तो फॉर्मूला यूज किया Q4 इज इक्वल टू ml। L है यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी वैल्यू होती है आपके सामने 336000 जूल पर किलोग्राम। आपको ये चारों वैल्यू याद रखनी चाहिए, और ये स्टेप क्लियर होने चाहिए कि कहां पर MC डेल्टा टी लगेगा, कहां पर ml लगेगा। फिर ये देखिए MC डेल्टा टी लगेगा और ये ml लगेगा। आप टोटल हीट निकालने के लिए क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग आइस एट 20 टू स्टीम एट 100 निकाल सकते हैं। टिपिकल तरह के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये एक कॉपर का वेसल है, जिसके अंदर वाटर भर दिया गया और उसमें एक आइस का टुकड़ा डाल दिया गया। उस आइस का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए क्या क्या होगा? पानी ठंडा हो जाएगा, पानी ठंडा होगा तो वेसल भी ठंडा हो जाएगा, यानी कि हीट लॉस किससे होगा? वाटर से होगा, और कॉपर वेसल से होगा। और आइस मेल्ट करेगी, मेल्ट करने के लिए हीट कहां से लेगी? वाटर में से लेगी। तो ये आइस में हीट गेन होगा। तो यहां पर देखेंगे ना आप, ना टोटल 4 स्टेप्स होंगे। तो एक तो होगा हीट गेन, और एक होगा हीट लॉस। सबसे पहले हम हीट गेन को समझें। तो देखिए ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर हायर होगा, नेचुरल बात है, वाटर का टेम्परेचर हायर होगा। तो हीट गेन आइस करेगी वाटर से हीट लेके, तो हीट गेन बाय आइस होगा, और आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे।
तो जब ये आइस हीट गेन करेगी तो मेल्ट होगी, और मेल्ट होके क्या बनाएगी? आइस वाटर। तो हीट गेन बाय आइस एट 0 डिग्री किसके लिए होगा? फॉर मेल्टिंग टू बिकम, क्या बनेगी? आइस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी मेल्टिंग के लिए आइस की हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बनेगा Q इज इक्वल टू ml, मास ऑफ द आइस, और लेटेंट हीट की वैल्यू 2336000 जूल पर किलोग्राम। तो सबसे पहला स्टेप तो हीट गेन बाय द आइस होगा 0 डिग्री सेल्सियस से आइस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस तक के बनने में। अब ये आइस वाटर बन गया, तो क्या आइस वाटर पर रुक जाएगा? जी नहीं, जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो यहां पे एक मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा, और मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, कोई और हो सकता है मिक्सचर का टेम्परेचर। मान लीजिए ये 5 डिग्री सेल्सियस है, 6 डिग्री सेल्सियस है। तो अब क्या होगा? अब हीट गेन बाय द आइस होगा, फिर से हीट गेन बाय द आइस होगा। कौन सी आइस है ये? आइस वाटर वाली आइस है। इस आइस वाटर में हीट गेन होगा और ये मिक्सचर बनाएगा। तो जो दूसरा स्टेप होगा वो मिक्सचर के फॉर्मेशन का होगा, और मिक्सचर का टेम्परेचर अगर मान लीजिए T है, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री कुछ भी है, तो वहां तक हीट गेन होगा। तो उसके लिए जो दूसरा लेवल आएगा वो होगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, यानी हीट गेन बाय द आइस दो तरह से होगा, ml और MC डेल्टा T के रिस्पेक्ट में। तो ये दो हीट गेन होंगे। तो आइस के रिस्पेक्ट में जो हीट गेन आ रहा है वो दो आएंगे, ml प्लस MC डेल्टा T। अब अगर हीट लॉस देखें तो हीट लॉस होगा वाटर से और हीट लॉस होगा कैलोरीमीटर से। तो यहां पे हीट लॉस बाय वाटर होगा, तो इसको लिखेंगे MC डेल्टा T, और हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर या वेसल होगा, तो इसको भी लिखेंगे MC डेल्टा T। तो दो बार MC डेल्टा T आएगा हीट लॉस के लिए, एक बार आएगा वाटर के केस में, दूसरी बार आएगा वेसल के केस में। तो हीट लॉस आ गया MC डेल्टा T प्लस MC डेल्टा T फॉर वाटर एंड वेसल या कैलोरीमीटर, और हीट गेन बाय द आइस आ गया ml प्लस MC डेल्टा T। अगर आप अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर देखें तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ml प्लस MC डेल्टा T फॉर द आइस, हीट गेन विल बी इक्वल टू हीट लॉस फ्रॉम द वाटर एंड हीट लॉस फ्रॉम द वेसल, MC डेल्टा T प्लस MC डेल्टा T। देखिए ये एक छोटा सा लॉजिक है जो मैंने थ्योरेटिकल वे में अभी डिस्कस किया। यहां अब हम इसको एक न्यूमेरिक फॉर्म में लिख के आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपके सामने जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह से बनेंगी। हीट गेन बाय द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू बिकम आइस वाटर एट 0 डिग्री C, प्लस हीट गेन बाय द आइस वाटर एट 0 डिग्री C टू बिकम मिक्सचर एट T डिग्री C। इसका सम विल बी इक्वल टू हीट लॉस बाय द वाटर प्लस हीट लॉस बाय द वेसल। तो देखिए इक्वेशन को समझिएगा। तो यहां पर क्योंकि आइस वाटर बन रहा है 0 डिग्री सेल्सियस तक का, तो फॉर्मूला आप लिखेंगे ml, राइट, प्लस यहां पे हीट गेन हो रहा है आइस में T डिग्री तक के लिए, तो लिखेंगे m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर C इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा T माइनस 0। तो जो भी T टेम्परेचर है यहां तक आ रहा है तो T माइनस 0 लिख दिया आपने। दिस विल बी इक्वल टू हीट लॉस बाय द वाटर, मास ऑफ द वाटर। तो देखिए मास ऑफ द वाटर है m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर C ले लेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो लिख देंगे, और चेंज ऑफ टेम्परेचर यहां पे देखिए 25 से T के बीच का डिफरेंस है, 25 डिग्री से T डिग्री तक आ रहे हैं हम, तो पानी तो ठंडा हो रहा है, तो ये बन जाएगा 25 माइनस T, प्लस सिमिलरली हीट लॉस बाय द वेसल में लिखेंगे m3 इन थ्रू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल C, जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लिख देंगे और लिखेंगे 25 माइनस T। ये मिक्सचर का टेम्परेचर T यहां पर आ गया। इस तरह से आपने देखिए इस इक्वेशन को बना दिया। जो भी वैल्यूज इसमें रखी जाएं उसमें इनको रख के इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है जो पूछा जाएगा वो आंसर निकाल देंगे। तो एक ये जनरलाइज पैटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके न्यूमेरिकल को जरूर प्रैक्टिस करिएगा।